हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन के साथ, जिसमें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज किया था भाई। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज को। यानी कि जो एनसीईआरटी के चैप्टर एंड के क्वेश्चंस है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां चैप्टर खत्म होता है उसके एंडिंग में जितने क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। वो भी ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए, 2 पार्ट हम देख चुके हैं। अभी 8 क्वेश्चंस तक हम निपटा चुके हैं। 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे। पार्ट 3 में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय पार्ट 4 एंड पार्ट 5 ऑल्सो। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3, जिसमें अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जहां पर आपको नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी टॉपिक आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहां मिलते हैं ये? यूट्यूब चैनल पर तो मिलते ही है, साथ ही मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। क्योंकि वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है, आपको वहां पर पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट मिलती है, उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशंस, मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब यहां पर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है, जिसको आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई आपको सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई आपको यहां पर पैकेज नहीं खरीदना। एकमात्र चैनल इंडिया का जो इतना सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल फायदा उठाए और लोगों तक भी पहुंचाए भाई ये जानकारी। ठीक है, लोगों को भी बताएं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, यूट्यूब चैनल तो बताएं, साथ ही बताएं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com को भी। चले, तो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, जो भाई साहब एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट है और जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का 9th क्वेश्चन है चैप्टर एंड का, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझ लें भाई। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। आपको एल्डोल कंडेंसेशन करना है किसका? प्रोपेनल का और ब्यूटेनल का। और जो 4 पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे एल्डोल प्रोडक्ट्स, उन चारों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और नाम भी बताना है। साथ ही क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है, साथ ही बोला गया है, इन ईच केस इंडिकेट which aldehyde acts as nucleophile and which as nucleophile and which acts as electrophile। आपको यह भी बताना है कि किस केस में कौन न्यूक्लियोफाइल बनकर काम कर रहा है और कौन इलेक्ट्रोफाइल बनकर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल भी बताते हुए चलना है। ठीक है, तो पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, अब जब हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं तो किन 2 की बात कर रहे हैं? प्रोपेनल और ब्यूटेनल की। अपन किसकी बात कर रहे हैं? प्रोपेनल और ब्यूटेनल की। हमें पता है भाई साहब, प्रोपेनल जो होता है वो 3 कार्बन का एटम है, मतलब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है मतलब 3 कार्बन उसके पास होंगे, तो 3 कार्बन प्रोपेनल की कैटेगरी में होगा विद एल्डिहाइड। ब्यूटेनल में देयर विल बी 4 कार्बन्स, ब्यूटेनल में देयर विल बी 4 कार्बन्स। तो यहां पर जब एल्डोल करेंगे हम, तो हमें एल्डोल में 4 प्रोडक्ट क्यों मिलेंगे? क्योंकि 2 प्रोडक्ट होंगे सेल्फ प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट होंगे क्रॉस प्रोडक्ट। यह अपन ने एल्डोल में बहुत डिटेल में पढ़ा है भाई। एल्डोल कंडेंसेशन में ये बहुत डिटेल में अपन पढ़कर आए हैं कि जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, डिफरेंट मतलब जैसे एक प्रोपेनल एक ब्यूटेनल है, तो यहां पर सेल्फ प्रोडक्ट के साथ साथ क्रॉस एल्डोल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी बनने की पूरी संभावना होती है। क्योंकि एक बार होगा कि प्रोपेनल प्रोपेनल के साथ अटैक करेगा, मतलब प्रोपेनल ही इलेक्ट्रोफाइल, प्रोपेनल ही न्यूक्लियोफाइल। एक होगा ब्यूटेनल ब्यूटेनल पर अटैक करेगा, मतलब ब्यूटेनल ही इलेक्ट्रोफाइल और ब्यूटेनल ही न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 प्रोडक्ट तो सेल्फ हो गए खुद पे अटैक करने पर। 2 प्रोडक्ट होंगे जब ये दोनों एक दूसरे पर भी अटैक करेंगे। एक टाइम आएगा, एक पार्ट बनेगा, एक रिएक्शन बनेगी जब प्रोपेनल ब्यूटेनल पर अटैक करेगा, तो उस समय प्रोपेनल हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा और ब्यूटेनल पर चूंकि अटैक करेगा तो ब्यूटेनल हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। और फिर एक टाइम आएगा जब ब्यूटेनल प्रोपेनल पर अटैक करेगा,
तो फिर ब्यूटेनल न्यूक्लियोफाइल होगा और प्रोपेनल आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। यानी कि एक दूसरे पर जब ये अटैक करेंगे तो वो दो प्रोडक्ट देंगे जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कह देंगे। क्लियर हो गया? ये बेसिक्स हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत डिटेल में देखा है भाई। तो वो एल्डोल कंडेंसेशन का ही वो बेसिक है कि दो आपको मिलेंगे सेल्फ प्रोडक्ट और दो आपको मिलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो सेल्फ और दो क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। चर्चा करते हैं एक एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं, एक एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को यहां पर अपन समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन को समझना। सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रोपेनल ले लेते हैं अपन। व्हाट इज प्रोपेनल? वी हैव दिस एज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्या हमें इसमें अल्फा कार्बन मिल गया? बिल्कुल मिल गया। क्या हमें अल्फा हाइड्रोजन मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अल्फा हाइड्रोजन के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन के बिना रिएक्शन नहीं हो सकती, तो 100% अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और प्रोपेनल का दूसरा मॉलिक्यूल भी हम लेंगे। प्रोपेनल का दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH2, बल्कि मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसा लिखता हूं उल्टा, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड पहले लिख लिया, देन वी हैव दिस एज CH2 एंड देन दिस इज वी हैव एज CH3। तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर होगा क्या? ये इसको अटैक हटेगा, ये इसको हटाएगा H प्लस बनाकर, बिकॉज दिस इज अल्फा हाइड्रोजन जो ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे ही H पॉजिटिव बनकर जाएगा, इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस कार्बन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे यहां नेगेटिव आएगा तो सबसे पहली बात, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने लग जाएगा। मतलब हमारा एक प्रोपेनल मॉलिक्यूल जो हो गया वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा वैसे यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कार्बोनिल पार्ट पर। ऑक्सीजन विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये कार्बन पर पॉजिटिव आया, दिस कार्बन विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, मतलब दिस मॉलिक्यूल विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। तो कंफर्म हो गया हमारे पास एक प्रोपेनल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल बन गया, और दूसरा प्रोपेनल के मॉलिक्यूल में क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टिंग हो गई, एंड यहां पर ये जो कार्बन बन गया ये कार्बोकेटायन बन गया, मतलब इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। अब करना क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सा रिएक्शन है। आप भेज दो इस पॉजिटिव H प्लस को O माइनस के पास, और इस CH नेगेटिव को बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने भेज दो इस कार्बन पॉजिटिव पर जो कि इलेक्ट्रोफाइल बनकर बैठा है। तो मतलब ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, ये इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और ये जो H प्लस है ये O माइनस पर अटैक करेगा, और ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। एल्कलाइन मीडियम में होगी, तो यहां पर हम लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और अब आप देखोगे प्रोडक्ट देखोगे यहां पर, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH3 के बाद यहां पर, अच्छा इसकी अटैकिंग करनी है ना, तो अपन इसकी अटैकिंग दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहां से लिखते हैं अपन CH3, ये वाला CH3 मैंने लिखा है, उसके साथ में कौन? CH2, ये वाला CH2 मैंने लिखा है, उसके साथ कौन? CH, ये CH हो गया। यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग, तो ऊपर चला गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर माइनस था तो H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो वो O माइनस बन जाएगा OH। अब इस CH पर ये अटैक करेगा पूरा, कौन? CH, ये वाला CH। तो इस CH पर हमारा ये वाला CH अटैक कर रहा है भाई, ये वाला CH। क्लियर हो गया? क्योंकि ये CH यहां पर अटैक करेगा। इस CH के साथ ऑलरेडी कौन लगा? एक तरफ एल्डिहाइड लगा और एक तरफ CH3 लगा हुआ है, तो मतलब इस CH के नीचे लगा हुआ है एक CH3 और इस CH के साइड में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। तो ये एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया नाउ एल्डोल। क्यों भाई साहब एल्डोल? क्योंकि इसके पास अल्कोहल भी और एल्डिहाइड भी है। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड भी होना और अल्कोहल, ओल मतलब अल्कोहल भी होना। तो ये हिस्सा एल्डिहाइड है आप देखो, और ये हिस्सा अल्कोहल है आप देखो, तो ये एल्डोल हो गया। इसका नाम अगर अपन को करना है, क्योंकि उन्होंने बोला भैया नामकरण भी बताओ इसका, तो नाम बड़ा सिंपल है इसका। ये पहला कार्बन हो गया 1, ये दूसरा हो गया 2, ये तीसरा हो गया 3, ये चौथा हो गया 4 और ये पांचवा हो गया 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी
3 पर हाइड्रोक्सी है, 2 मिथाइल, और सेकंड पर मिथाइल है, ये 2 पर मिथाइल है ना, क्योंकि अब हाइड्रोक्सी जो OH ग्रुप दिख रहा है वो ब्रांच बन जाएगा, वो एक ब्रांच की तरह कंसीडर होगा। मुझे मालूम है OH वैसे फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल, लेकिन इस OH से बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहां पर मौजूद है, कौन? एल्डिहाइड। और जब एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है तो छोटे फंक्शनल ग्रुप का नाम बदल जाता है, और नाम छोड़ो उसका कैरेक्टर भी बदल जाता है। वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता, वो बन जाता है ब्रांच। तो ये बन गई ब्रांच, और OH की ब्रांच का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। इसलिए मैंने इसको लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। और पहले इसको क्यों लिखा? क्योंकि मिथाइल ब्रांच में अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन, तो दिस बिकम्स पेंटेनल। तो दिस बिकम्स 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। ये इसका पूरा नाम होगा जो आपको पहले केस में मिलेगा। और ये पहला केस किसका है? प्रोपेनल का, अटैकिंग प्रोपेनल पर, जिसमें प्रोपेनल ही न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा प्रोपेनल ही इलेक्ट्रोफाइल है। तो प्रोपेनल की अटैकिंग प्रोपेनल के साथ, तो ये आपको दे देगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। संपट पड़ गई पूरी बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी ऐसे तो 4 प्रोडक्ट्स बनने, अभी ये पहला प्रोडक्ट बना है। और हां, ये भी क्लियर कर दें कि ये आपका सेल्फ प्रोडक्ट है। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है भाई? सेल्फ प्रोडक्ट है। ये सेल्फ प्रोडक्ट है। अभी क्रॉस प्रोडक्ट पर आएंगे, लेकिन ये सेल्फ प्रोडक्ट है। संपट पड़ गई क्या बात? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एल्डोल हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ये रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर भैया थ्योरी निपटाए इसकी, क्योंकि जब तक तुम थ्योरी नहीं समझोगे तब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसलिए। और वहां मैंने एल्डोल और क्रॉस एल्डोल बहुत डिटेल में मैकेनिज्म बाय मैकेनिज्म समझाया है। ठीक है, चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम पहले, फिर मैं आपको ब्यूटेनल का सेल्फ प्रोडक्ट बताता हूं। ठीक है ना, सेम होगा लेकिन 4 कार्बन है तो थोड़ा सा बस प्रोडक्ट में अंतर आएगा। स्क्रीनशॉट लपक लो पहले तुम इसका। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं किसकी? ब्यूटेनल की। तो नई स्लाइड ले लेते हैं भाई ब्यूटेनल के लिए। ब्यूटेनल देखेंगे यहां पर, ब्यूटेनल बोले तो CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O और H, ये हो गया अपना ब्यूटेनल। दिस इज ब्यूटेनल। ठीक है, और जाहिर तौर पर ब्यूटेनल ब्यूटेनल पर ही अटैक करेगा, मतलब सेल्फ प्रोडक्ट में दोनों ब्यूटेनल ही लेंगे अपन। तो ये मैंने दोनों ब्यूटेनल ले लिए, बल्कि इसको थोड़ा सा C डबल बॉन्ड OH से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अटैकिंग यहां पर होगी ना, तो इसको पास में रखते हैं अपन। C डबल बॉन्ड O और H, और फिर यहां पर CH2, यहां पर CH2 और यहां पर CH3। तो ये भी आपका ब्यूटेनल। ठीक है, और ये भी आपका ब्यूटेनल। चलो बढ़िया बात। अब क्या करें आगे? एक को न्यूक्लियोफाइल बनाना है, एक को इलेक्ट्रोफाइल। जिसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है उसका अल्फा हाइड्रोजन निकालना होगा। याद रखना हमेशा, ऊपर स्टार बना के अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा एल्डोल में, वो अपना H+ निकालकर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्योंकि H+ चला गया तो कार्बन पर माइनस, और माइनस मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा? अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वो अल्फा हाइड्रोजन ये निकालेगा। क्लियर हो गई बात? तो भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो यहां से। पहले अल्फा हाइड्रोजन ढूंढ तो ले अपन। अल्फा हाइड्रोजन मिल गया अपने को, उसके लिए अल्फा कार्बन ढूंढो। जो कार्बोनिल से लगाओ कार्बन है वो अल्फा कार्बन, ये जिसको मैंने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? क्योंकि मैं भी इसको CH और H ऐसा लिख दूंगा। ये अब ये जो H अलग से लिखा है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, तो ये चला जाएगा क्या बनकर? H+ बनकर, और कार्बन को क्या बना जाएगा अपने पीछे? CH को CH-, जिसमें माइनस कार्बन पर है। ये बन गया अब तुम्हारा कौन? न्यूक्लियोफाइल। ये बन गया अब तुम्हारा कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां पर क्या होगा? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो ऑक्सीजन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। तो ये अब तुम्हारा बन गया कौन? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या करेगा? अब इस पर अटैक करेगा, तो अटैकिंग करवा लो। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में अटैकिंग करवा लो भाई। तो अटैकिंग हो गई, ये इस पर अटैक करेगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं अपन एज इट इज। तो इसको यहां से लिखना चालू करता हूं, CH3 CH2
समझे? ये CH3, ये CH2, फिर ये CH2 लिखता हूं, ये CH2 लिख दिया, इसके साथ कौन है? C। सिंगल बॉन्ड बचा क्योंकि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, और O पर जो माइनस था वो H प्लस इस पर अटैक कर लेगा, तो O माइनस बन जाएगा OH। ये देखो OH बन गया, O माइनस क्या बन गया आपका? OH। और इस C के पास कौन लगा हुआ था? इस C के पास तो H लगेगा एक, तो ये CH लग गया। अब इस CH पर कौन अटैक कर रहा है? ये वाला CH। तो इस CH से ये CH जुड़ा है, देखते हुए चलेंगे, इस CH से ये CH जुड़ गया, ये CH जुड़ गया, ये वाला। इस CH के एक तरफ C डबल बॉन्ड और H है और दूसरी तरफ CH2 CH3 है, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं CH के CH2 CH3, देखेंगे यहां पर एक तरफ लिख देते हैं अपन CH2 CH3, बोले तो C2H5, और यहां अपन लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर हुआ? तो ये CH उस पर क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। एक CH की तरफ CH2 CH3 आ रहा है, यानी कि C2H5, और एक CH की तरफ C डबल बॉन्ड O और H आ रहा है, तो इस C डबल बॉन्ड O और H आ रहा है। अब आप देखो, इसका नाम देखो, आपको एल्डिहाइड का कार्बन कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन, जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी, तो लाइन यहीं से शुरू हो गई भाई। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, और ये सिक्स्थ कार्बन। क्लियर हो गई पूरी कहानी? कोई डाउट नहीं है इसमें? इसका नाम देखेंगे अपन, इसका नाम देखेंगे अपन। 3 पर हाइड्रोक्सी है और 2 पर इथाइल है, ये दोनों ब्रांच है ना। 3 पर हाइड्रोक्सी और 2 पर इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी। अब इथाइल पहले क्यों आया? क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल ई से स्टार्ट होता है और हाइड्रोक्सी एच से, तो इथाइल का ई पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 2 पर इथाइल 3 पर हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 6 हेक्सेनल, तो इट बिकम्स हेक्सेनल, तो 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, ये होगा इसका पूरा नाम। कंसेप्ट क्लियर हो गया? 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। चूंकि ब्यूटेनल ही न्यूक्लियोफाइल था, ब्यूटेनल ही इलेक्ट्रोफाइल था, तो अगेन दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर सेल्फ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट भी कौन सा होगा भाई? सेल्फ प्रोडक्ट। तो ये आपके 2 सेल्फ प्रोडक्ट बन गए। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर आपके सामने, बट ये आपके 2 सेल्फ प्रोडक्ट बन गए जो यहां पर जाकर रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? 2 सेल्फ प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? यहां पर एक बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल पर, क्योंकि ब्यूटेनल ही ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल ही ब्यूटेनल पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए ये भी सेल्फ प्रोडक्ट। कंसेप्ट क्लियर हो गया सेल्फ प्रोडक्ट का? कोई डाउट नहीं है? जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसके नीचे चर्चा करेंगे किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। तो इसके नीचे हम चर्चा करेंगे किसकी? क्रॉस प्रोडक्ट की। बट ये सेल्फ प्रोडक्ट है, और दोनों सेल्फ प्रोडक्ट जो हो गए वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ये दूसरा सेल्फ प्रोडक्ट था, इससे पिछला वाला पहला था, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट था, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट तो वैसे ले चुके हो, बट दिस वाज आल्सो योर सेल्फ प्रोडक्ट, दिस वाज आल्सो योर सेल्फ प्रोडक्ट। कंसेप्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पर चलते हैं, इसके क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे, अगले पार्ट पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, चलें भाई। तो अब डिस्कस करते हैं कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात को। क्रॉस प्रोडक्ट में पहले मैं प्रोपेनल को अटैक करवाऊंगा ब्यूटेनल पर। ये रहा मेरा प्रोपेनल, और जब प्रोपेनल कह रहा हूं अटैक करेगा, तो मतलब प्रोपेनल को मेरे को न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा, बिकॉज इन एल्डोल इट इज द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल। इट इज द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, तो मुझे अगर प्रोपेनल को अटैक करवाना है तो मुझे प्रोपेनल को न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन, बोले तो अल्फा हाइड्रोजन को निकाल दो, क्योंकि जब अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो H प्लस बनकर निकलेगा और अपने पीछे CH माइनस छोड़ जाएगा। ये बन गया अब आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इस टाइम प्रोपेनल आपका न्यूक्लियोफाइल है।
ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इन ईच केस आइडेंटिफाई विच एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल है, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, किस पर अटैक कर रहा है सर? ब्यूटेनल पर। व्हाट इज ब्यूटेनल? C डबल बॉन्ड O और H, CH2 CH2 CH3। ये कौन है सर? ये है ब्यूटेनल, क्योंकि 4 कार्बन है। जैसे ही ये प्लस माइनस होगा और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, वैसे ही यहां पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग में O पर आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस। जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा, ये बन जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा, ये हमारा बन जाएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मेरा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बार ब्यूटेनल विल बी योर इलेक्ट्रोफाइल। और क्या होगा? ये CH आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन में मजा आएगा। ये इस पर अटैकिंग होगी तो इसको पहले लिखूंगा, जिस पर अटैकिंग होगी उसको पहले लिखूंगा। तो यहां पर कौन है? CH3 लिख दिया। उसके साथ कौन है? CH2 CH2 लिख दिया। उसके साथ कौन है? C। अब C के साथ सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और O के साथ माइनस के साथ ये H प्लस आएगा, तो वो हो जाएगा OH। तो इट मींस इट विल बिकम CHOH। और इस C पर कौन अटैक करेगा? ये CH अटैक करेगा, जिसके पास एक तरफ है CH3 और एक तरफ है C डबल बॉन्ड O और H। तो इस CH पर अटैक करेगा CH एक और, जिसके पास एक तरफ है CH3 और दूसरी तरफ है C डबल बॉन्ड O और H। बोले तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। एक तरफ है CH3, ऊपर CH3 और दूसरी तरफ है C डबल बॉन्ड O और H। ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसका नामकरण अगर अपन देखें तो नाम क्या होगा? ये एल्डिहाइड अमिताभ बच्चन, कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। 2 पर बैठा है मिथाइल और 3 पर बैठी है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली हाइड्रोक्सी पहले, तो इसका नामकरण होगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 6 हेक्सेन। और कॉमन कौन है? फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड, तो इट बिकम्स हेक्सेनल। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रोडक्ट आपका हो गया कौन सा? क्रॉस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कौन सा हो गया आपका? क्रॉस प्रोडक्ट। सो दिस इज मेनली योर क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्यों क्रॉस हो गया? क्योंकि यह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। जैसे अगर अपन ब्यूटेनल को मान ले कि ये एक अलग मॉलिक्यूल है और ये प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल ब्यूटेनल पर अटैक कर रहा है। पिछले केस में सेम मॉलिक्यूल सेम पर अटैक करता था, ब्यूटेनल ब्यूटेनल पे करता था, या इससे पहले प्रोपेनल प्रोपेनल पे करता था, तो वो सेम मॉलिक्यूल्स अटैक कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? प्रोपेनल ब्यूटेनल पर कर रहा है, तो एक अलग मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट विल बी रिगार्डेड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट हो गए। संपट पड़ी पूरे तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को लेकर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया क्रॉस प्रोडक्ट्स में। ठीक है, मैकेनिज्म विल रिमेन द सेम, इट्स जस्ट द डिफरेंस कि मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल बनकर एक न्यूक्लियोफाइल बनकर। और इस बार इलेक्ट्रोफाइल अलग था, न्यूक्लियोफाइल अलग था। इलेक्ट्रोफाइल हमारा था ब्यूटेनल, न्यूक्लियोफाइल था प्रोपेनल। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब एक और क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं, जब ब्यूटेनल प्रोपेनल पर अटैक करेगा। अभी तो क्या हुआ? प्रोपेनल ने ब्यूटेनल पर अटैक करा, तो प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल था और ब्यूटेनल इलेक्ट्रोफाइल था। अब उल्टा होगा, अब ब्यूटेनल प्रोपेनल पर अटैक करेगा, मतलब ब्यूटेनल विल बी द न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोपेनल विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल। वो भी कर देते हैं, वो भी रिएक्शन करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अगली रिएक्शन भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो लेट्स मूव टू अनदर रिएक्शन नाउ। अगली रिएक्शन देख लेते हैं भाई क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। एक और बार न्यू स्लाइड लेते हैं अपन और रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन यहां पर क्या होगी? ब्यूटेनल इस बार अटैक करने वाला है भाई, तो ब्यूटेनल ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने ब्यूटेनल, और इसमें क्लियरली मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन भी दिखा दिया। ये मैंने ले लिया ब्यूटेनल।
ये ले लिया मैंने ब्यूटेनल, ठीक है। अब इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन चूंकि जाएगा तो ये H+ बनकर जाएगा और कार्बन पर नेगेटिव छोड़ जाएगा, मतलब 100% ब्यूटेनल इस बार मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और एक्ट ही नहीं करेगा बल्कि अटैक भी करेगा। किस पर अटैक करेगा सर? ये अटैक करेगा इस बार किस पर अटैक करेगा? प्रोपेनल पर। व्हाट इज प्रोपेनल? C डबल बॉन्ड O और H, देन वी हैव CH2 एंड देन वी हैव CH3। तो ये अटैक कर रहा है किस पर? इस प्रोपेनल पर। ये प्रोपेनल पर अटैक कर रहा है। और प्रोपेनल पर अटैक कैसे करेगा? जैसे ये प्लस माइनस हुआ, हाइड्रोजन जाने के बाद यहां पाई बॉन्ड की सबसे पहले शिफ्टिंग होगी, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। जैसे ही कार्बन पर प्लस, इट मींस इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। क्या होगा? ये माइनस ऑक्सीजन पर H+ चला जाएगा, OH बना देगा, और ये जो CH- है ये इस पर अटैक करेगा C+ पर। ये जो CH- है ये इस पर अटैक करेगा C+ पर। तो मतलब इस पर अटैकिंग होगी, तो इसको मैं पहले लिख दूंगा। इस पर अटैकिंग होगी तो मैं इसको पहले लिख दूंगा। यहां पर देखेंगे तो दिस इज CH3 के साथ CH2, CH2 के साथ CH, और ऊपर बन गया OH। ऊपर क्यों बन जाएगा OH? क्योंकि यहां पर आपका OH यहां पर इसके साथ आएगा, O पर माइनस है, H पर प्लस है, तो OH आ जाएगा। अब उस पर कौन अटैक करेगा? ये CH अटैक करेगा जिसके पास एक तरफ है CH2 CH3। तो ये CH अटैक करेगा जिसके पास एक तरफ है CH2 CH3, बोले तो एक तरफ है C2H5 और दूसरी तरफ कौन है? C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड। तो इस तरफ है C डबल बॉन्ड O और H, तो बोले तो ये एल्डिहाइड। तो C डबल बॉन्ड O और H, बोले तो ये एल्डिहाइड इसकी तरफ है। सो दिस विल बी इट्स एल्डिहाइड। संपट पड़ गई बात। नामकरण देख लो। कालिया पिक्चर का अमिताभ बच्चन, एल्डिहाइड वाला कार्बन, तो बोले तो 1 2 3 4 5, 3 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर इथाइल। हमारे पास 3 पर हाइड्रोक्सी है और 2 पर इथाइल है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा देखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, क्योंकि 2 पर इथाइल है और अल्फाबेटिकली इथाइल मस्ट कम फर्स्ट। तो 2 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन विल बी रिगार्डेड एज पेंटेनल। तो ये हो जाएगा पेंटेनल। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल, 2 पर इथाइल, 3 पर हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, पेंटेनल। अगेन दिस इज एन एल्डोल, बट दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट है? क्योंकि इस बार ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यों भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट है? क्योंकि इसमें अलग मॉलिक्यूल ने न्यूक्लियोफाइल बनकर एक अलग इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वॉज 3 कार्बन का प्रोपेनल, जबकि न्यूक्लियोफाइल इस बार 4 कार्बन का ब्यूटेनल। तो इस बार न्यूक्लियोफाइल ने प्रोपेनल पर अटैक करा, तो इस ब्यूटेनल ने प्रोपेनल पर अटैक करा, तो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने अटैक करा, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव 4 प्रोडक्ट्स जिसमें 2 सेल्फ होंगे। प्रोपेनल जब प्रोपेनल पर अटैक करेगा और जब ब्यूटेनल ब्यूटेनल पर अटैक करेगा, और 2 हमारे क्रॉस प्रोडक्ट होंगे जब प्रोपेनल ब्यूटेनल पर अटैक करेगा और जब ब्यूटेनल प्रोपेनल पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से हमारे टोटल देयर विल बी 4 प्रोडक्ट्स। तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, 2 क्रॉस और 2 सेल्फ। ये क्रॉस हो गया, इसके पिछला वाला भी ये क्रॉस था, उसके पिछला वाला सेल्फ था, और सबसे पहले जो हमने बनाया था वो भी हमारा सेल्फ था। क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली सबका मैकेनिज्म सेम रहेगा, बस डिफरेंस इस बात का रहेगा कि मॉलिक्यूल क्योंकि अलग हो जाता है, तो मॉलिक्यूल के अलग होने की वजह से ये चीजें सामने आती है। क्लियर हो गया? तो जल्दी से एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा 9th क्वेश्चन पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने स्ट्रक्चर भी बता दिया और नाम भी बता दिया, तो नाम पूरा हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 10th क्वेश्चन पर चलेंगे, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अपन ने, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब करेंगे 10th क्वेश्चन।
10th क्वेश्चन को पढ़ते हैं और 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसकी बात करते हैं भाई। 10th क्वेश्चन कहता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। अच्छा, हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है जिसका मतलब कंपाउंड तो नहीं दिया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C9H10O। 100% इसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा। C9H10O, तो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है C9H10O। तो वी हैव दिस एज C9H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है विच फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव। अच्छा, ये क्या कर सकता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल का डेरिवेटिव बना सकता है। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल आपको पता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करते हैं तो वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इस कंपाउंड को उन्होंने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करवाया है। ठीक है, तो वो अपन भी करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं करवाएंगे अपन को पहले, क्योंकि कंपाउंड ये पता नहीं है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि ये क्या है, अपने को ये पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए और भी डेटा दिया है। रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। तो एक बात तो मेरे को कंफर्म हो गई है कि ये कीटोन नहीं है, क्योंकि अगर ये टॉलेंस रिएजेंट को करता है तो इट मस्ट बी एन एल्डिहाइड। 100% ये एल्डिहाइड है, 100% ये एल्डिहाइड है, क्योंकि ये कीटोन हो भी नहीं सकता, क्योंकि कीटोन कभी भी टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता, या कह लो कीटोन खुद को कभी टॉलेंस रिएजेंट की मदद से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट जिनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड होंगे। तो ये बात मुझे कंफर्म हो गई कि एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये बात पता चल गई कि एल्डिहाइड है। एंड इट अंडरगोज कैनिजारोज रिएक्शन। ओफो भाई साहब, कैनिजारोज रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। कैनिजारो सिर्फ वही एल्डिहाइड कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। कैनिजारो सिर्फ वही एल्डिहाइड कर सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, मतलब इस मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 100% ये बेंजीन डेरिवेटिव है, और बेंजीन में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब 100% ये जो है ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्म है। ये भी पता चल गया। देखो, ये सारी चीजें हम लोगों को अपनी नॉलेज से पता चल रही हैं जो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ी है। आपने अगर कैनिजारो पढ़ा हो तो मैंने सबसे पहले कैनिजारो में आपको यही बात समझाई थी कि कैनिजारो में 100% उन्हीं मॉलिक्यूल्स, उन्हीं एल्डिहाइड की रिएक्शन देखने को मिलेगी जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा इसके पास, तो ये 100% बेंजल्डिहाइड ही हो सकता है, क्योंकि इतने सारे कार्बन से अगर हम ओपन चेन में बनाएंगे तो अल्फा कार्बन आएगा, और जब अल्फा कार्बन आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी आएगा, तो फिर 100% ये बेंजल्डिहाइड होगा। तो ये बेंजल्डिहाइड होगा। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर भी बनाकर दे देता हूं आपको। ये 100% बेंजल्डिहाइड होगा। यहां पर बेंजीन रिंग और ये CHO। अब आप देख लो, थोड़ा और बॉन्ड्स के साथ बनाते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास बेंजीन रिंग और ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये आपके पास डबल बॉन्ड, और यहां पर आओगे आपका C डबल बॉन्ड O और H। अब आप खुद देख लो, ये कार्बन आपका मेन कार्बन और ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन, बट दिस अल्फा कार्बन डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कैनिजारोज रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मॉलिक्यूल्स के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कैनिजारोज रिएक्शन ये कर जाएगा। अब फर्दर देख लेते हैं, क्योंकि कैनिजारोज रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन ना होने की बात आपको बेंजल्डिहाइड प्रूफ तो करती है, बट बेंजल्डिहाइड में आपके 7 ही कार्बन आए, जबकि आपके पास यहां पर 9 कार्बन है अभी, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में 7 कार्बन क्यों आए? 6 तो बेंजीन रिंग के और 7वां एल्डिहाइड का, तो 7 ही कार्बन आए, बल्कि 2 कार्बन अभी और कम रह गए, और कुछ हाइड्रोजन भी रह गए होंगे। ऑक्सीजन तो आ गया एक, लेकिन हाइड्रोजन भी रह गए होंगे, तो C2H5 ग्रुप रह गया होगा। अब वो सब्स्टिट्यूटेड होगा तो डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड होगा या इथाइल सब्स्टिट्यूटेड होगा, वो समझना है। उसके लिए आगे और डेटा करते, और डेटा को पढ़ते। आगे का डेटा क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन, ऑन विगरस मतलब बहुत ही
हाईली ऑक्सीडाइज अगर इसको कर दे तो ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब 100% ये जो बेंजल्डिहाइड है ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है। इट्स एन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर 1,2 बेंजोइक एसिड बन रहा है, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक, मतलब दो कार्बोक्सिल ग्रुप आएंगे 1,2 पोजीशन पे। तो दो कार्बोक्सिल ग्रुप 1,2 पर तभी आ सकते हैं जब 1 और 2 पर पहले से कार्बन हो। तो 1 पर तो कार्बन है बेंजल्डिहाइड का, मतलब 2 पर भी कार्बन है, और 2 पर कार्बन है मतलब ऑर्थो पोजीशन, तो वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड होगा। और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मतलब, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड मतलब इसकी बात कर रहा है वो। ये हो गया आपके पास बेंजीन, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और H, और ये आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड O और H, और ये हो गया आपके पास C2H5, ये हो गया आपके पास C2H5। तो ये आपके पास एक कार्बन यहां आ गया देखो, और एक कार्बन यहां आ गया, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, इसलिए ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड है। तो इसका नाम हो गया 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, मतलब ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बन गया 2 इथाइल, 2 पर इथाइल 1 और 2, 2 पर इथाइल और फिर कार्बन रिंग, बेंजीन रिंग और CHO, तो 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। 100% यही कंपाउंड है, 100% आपका यही कंपाउंड है। तो ये आपका कंपाउंड हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया। तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। यही आपका मॉलिक्यूल है, यही आपका मॉलिक्यूल बनेगा। दिस इज 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। कंसेप्ट क्लियर हो गया 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड को लेकर? कोई डाउट नहीं है अभी 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड को लेकर? तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब सारी रिएक्शंस हम इसमें पूरी कर देंगे। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, मुझे पता चल गया कंपाउंड कौन सा है सारा डेटा से, मतलब जब तक हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तब तक हम कंपाउंड पर आ गए। यही खासियत होती है जब हम थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट जो आपने पढ़ा है। तो ये कंपाउंड फाइनली मिल गया, इट इज 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गया आपके पास 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ये आपके पास मेन कंपाउंड है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, तो दिस इज 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। और ये सारा डेटा उसी से आया है, सारा डेटा उसी से आया है। देखो सबसे पहले मेरे को ये पता चल गया था कि वो एल्डिहाइड है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात वो बेंजल्डिहाइड है, ये कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर कैनिज़ारोस रिएक्शन वो अंडरगो कर रहा है, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कार्बोनिल का जो कार्बन है, एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसके साथ जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो बेंजीन रिंग ही हो सकती है। लेकिन फिर हमने कहा यहां तो 7 ही कार्बन हुए, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से इट मस्ट हैव 9 कार्बन्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से इट मस्ट हैव 9 कार्बन्स, तो यहां तो 7 ही कार्बन हुए। तो अब 7 कार्बन के बाद 2 कार्बन और कहां होंगे? तो 2 कार्बन इथाइल बनकर ऑर्थो पोजीशन पे होंगे, क्योंकि ये बात उनने बोली कि जब विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि बेंजीन के साथ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। तो एक तो एल्डिहाइड का कार्बन हो ही गया, एक दूसरा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन। तो दूसरा कार्बन कहां से आएगा? वो इथाइल के कार्बन को ऑक्सीडाइज करके आएगा, इसको विग्रस ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीजें आपको यहां पर मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें यहां पर मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है। अब हम सारी रिएक्शन को करके देख लेते हैं, सारी मतलब सारी रिएक्शंस को करके देख लेते हैं इसके साथ। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड हमारा कंपाउंड है। करके देख लें एक बार, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट एक बार ले लें जल्दी। तो भैया ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। अब अपन सारी रिएक्शंस को एक बार देख लेते हैं और रिएक्शंस करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट अपने पास है 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं एक, और यहां पर देखते हैं 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले मैं टॉलेंस रिएजेंट नहीं, सबसे पहले अपन 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट कराते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड को अपन बिल्कुल सेंटर पे लिखते हैं। ये हो गया आपके पास C2H5, ये इथाइल बेंजीन, और इस पर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो C डबल बॉन्ड O और H। ये अपन ने ले लिया 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, 2 इथाइल
बेंजल हाइड। ठीक है, अब क्या करें देखते चलें। सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। व्हाट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन? NH बॉन्ड NH2 और इस पर एक फिनाइल ग्रुप और इस फिनाइल ग्रुप पर NO2 और यहां पर भी NO2। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP हाइड्राजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन अपन कर रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो देख लो आप। इसकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यहां से ये H2 निकल जाएगा और यहां से ये O निकल जाएगा इस केस में। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आप देख लो, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? यहां पर आपके पास प्रोडक्ट होगा NH, ठीक है, NH के साथ ये फिनाइल रिंग एज इट इज, और फिनाइल रिंग के साथ 2 और 4 पोजीशन पर NO2, तो ये NO2 और ये NO2, और इसके साथ आपका NH, मतलब N बेसिकली बचेगा क्योंकि H2 तो O के साथ चला जाएगा, और N के साथ आपका डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O, ये H, इसके साथ एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ऑर्थो पोजीशन पर C2H5। तो ये आपका बन जाएगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये आपका हो जाएगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो दिस विल बी 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये आपका बन गया पहला प्रोडक्ट जो आपने बनाना था। दूसरी चीज, अगर टॉलेंस रिएजेंट से देखें, क्योंकि इससे टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करनी है, तो टॉलेंस रिएजेंट से समझ लेते हैं भाई। टॉलेंस रिएजेंट से खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और टॉलेंस रिएजेंट से खुद को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका जो बेंजल्डिहाइड पार्ट है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, रेस्ट ऑल थिंग विल रिमेन द सेम। तो ये क्या बनाएगा यहां पर टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये हो जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये हो जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ ऑर्थो पोजीशन पर तो C2H5 रहेगा, लेकिन यहां पर बन जाएगा बेंजोइट आयन, तो ये CO माइनस। आप चाहो तो बेंजोइक एसिड डायरेक्टली भी बोल सकते हो, बट स्टार्टिंग में ये बेंजोइट आयन देगा। रीजन भी क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है वो यहां पर फॉर्म हो जाएगा और अमोनिया के साथ H2O यहां पर रिलीज होगा। ठीक है, H2O प्लस सिल्वर, क्योंकि सिल्वर जो होगा वो यहां पर निशानी होगी, क्योंकि जैसे ही आपको सिल्वर यहां पर फॉर्मेशन होगा तो आपको एक शीशे जैसा जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा, शीशे जैसा फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह सकते हो, जो एल्डिहाइड देते हैं लेकिन कीटोन नहीं देते, तो वो सिल्वर भी यहां पर डिपॉजिट होगा, H2O प्लस Ag। तो दिस विल गिव यू H2O प्लस Ag, और Ag नीचे जाकर क्या कर लेगा? प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो वो नीचे जाकर जम जाएगा कौन? सिल्वर, दैट इज Ag। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम, ये बेसिकली आपका बन जाएगा बेंजोइट आयन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन हो गई। और देख लें भाई, और किसके साथ रिएक्शन थी? reduces tolerance 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल on vigorous oxidation it gives 1,2 benzene dicarboxylic acid। तो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्मेशन होगा ऑन विगरस ऑक्सीडेशन। तो विगरस ऑक्सीडेशन मतलब आपने इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, तो खेल कुछ नहीं है, ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा और ये तो कर ही लेगा ऑक्सीडाइज। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ ये ऊपर COOH और यहां पर भी ये COOH, COOH। तो ये हो जाएगा आपके साथ कौन? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर हो गया? तो बेंजीन COH ऊपर, COH नीचे, और बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा विगरस ऑक्सीडेशन पर। तो ये विगरस ऑक्सीडेशन पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसलिए ये जो हमारा फाइनली जो प्रोडक्ट था वो यही था, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, सॉरी 2 इथाइल बेंजीन बेंजल्डिहाइड, यही हमारा जो कंपाउंड था यही था, और इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था
C9H10O। आप देख लो 6 कार्बन बेंजीन रिंग के, 7वां ये, 8वां और 9वां ये, ठीक है। हाइड्रोजन गिन लो, 5 ये हो गए, 6 ये हो गया, 7 8 9 10, ये जो 4 कार्बन है जिस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है उस पर एक एक हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो C9H10O1, C9H10O1। तो ये आपका फॉर्मूला होगा जो आपको यहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ मॉलिक्यूल, और यही मॉलिक्यूल आपका था C9H10O1 के हिसाब से 2 इथाइल बेंजल डिहाइड। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर हमने 10th क्वेश्चन भी पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 11th क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पर अपन इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। ओके, तो क्लियर हो गया भाई? सो दिस was your which question? So this was basically your 10th question. Let's move to another question. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो है 11th क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन यहां पर और देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ हद तक वैसे ही सेम है, वही आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया रहेगा और बहुत सारा डेटा भी आपको दिया जाएगा सो दैट आप आइडेंटिफाई कर पाओ। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, अच्छा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, देखो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C8H16O2। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास है C8H16O2। तो C8H16O2 उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। वॉज हाइड्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी। उसको डाइल्यूट किया गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ताकि वो क्या दे सके, कार्बोक्सिलिक एसिड दे सके बी। मतलब आपके पास कंपाउंड ए था, देखो जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से अपन काम करते। कंपाउंड ए था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया था, C8H16O2, C8H16O2, ठीक है। इसको क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज किया विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज किया, और जब हाइड्रोलाइज किया तो इसने दे दिया एक कार्बोक्सिलिक एसिड बी। अभी मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूं यहां पर, देखते हुए चलेंगे। तो इसने क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बी। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जो कि कंपाउंड था बी। एंड ऑन एन एल्कोहल सी, एंड एन एल्कोहल सी, और साथ में एक एल्कोहल प्रोडक्ट भी दे दिया विच इज सी। तो मतलब आपके पास कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी की मदद से उसको तोड़ा जा रहा है, तो पानी की मदद से तोड़ा जा रहा है और ये बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बी और अल्कोहल सी। तो एक बात तो कंफर्म जो मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 भी है, कि ये डेफिनेटली डीस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। ऐसा लग रहा है कि ये डीस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, मतलब ये कहीं ना कहीं ईस्टर होना चाहिए। अभी मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हां लग रहा है कि ईस्टर होना चाहिए, क्योंकि ईस्टर ही डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है। अपने कंपोनेंट्स मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल, ये दो कंपोनेंट्स में ब्रेक होता है। तो एक एसिड और एक अल्कोहल दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा, कौन, ईस्टर। तो लग रहा है कि रिएक्शन यही है, लेकिन हालांकि और डेटा हम लोग आगे पढ़ते हैं, और डेटा आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सी विथ क्रोमिक एसिड, सी का ऑक्सीडेशन क्रोमिक एसिड के साथ प्रोड्यूसेस बी। मतलब सी का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है, किसके साथ, बी के साथ। मतलब सी का ऑक्सीडेशन कर रहे हो क्रोमिक एसिड के साथ और बी दे रहे हो, मतलब यहां पर आप करोगे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन करके यहां पर होगा बी। तो ये ऑक्सीडेशन कर रहे हो क्रोमिक एसिड के साथ विथ क्रोमिक एसिड, ठीक है। क्रोमिक एसिड आपके पास होगा और क्रोमिक एसिड के साथ आप दे रहे हो वापस से बी। तो जाहिर तौर पर अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा, तो वो बी भी प्रोड्यूस करेगा विच इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड सी ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स ब्यूट-1-ene। अच्छा आगे लिखा है कि जो कंपाउंड सी है वो डिहाइड्रेट होने पर ब्यूट-1-ene प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो अल्कोहल सी है ये डिहाइड्रेट होने पर ब्यूट-1-ene भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज ऑन डिहाइड्रेशन। तो एक बात कंफर्म हो गई कि अगर ब्यूट-1-ene प्रोड्यूस हो रहा है मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है आपका ब्यूट-1-ene। अगर ये ब्यूट-1-ene बन रहा है मतलब हमारे पास अल्कोहल भी 4 कार्बन का है 100%, और ब्यूटेन 1 ओनली होगा वो। तो यहां पर अल्कोहल हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये जो अल्कोहल है ये भी हमारे पास
4 कार्बन का है, क्योंकि ब्यूट-1-ईन, अगर अल्कोहल में से आप डिहाइड्रेट पानी निकाल लोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, अनसेचुरेशन आएगा, तो ब्यूटेन-1-ओल आपका ब्यूट-1-ईन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्यूटेन-1-ओल अल्कोहल आपका ब्यूट-1-ईन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका ब्यूट-1-ईन बन जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? ये ब्यूट-1-ईन कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है यहां पर। तो ब्यूटेन-1-ओल जो होगा वो ब्यूट-1-ईन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन का है। अब देखो 100% ये ईस्टर है, क्योंकि ये 8 कार्बन का है जो डिहाइड्रेट, जो हाइड्रोलिसिस हो गया, जो पानी की वजह से टूट गया, तो 4 कार्बन का अल्कोहल देगा और साथ ही 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा, साथ ही 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड भी देगा। तो ये 4 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये 8 कार्बन का कोई नहीं, आपका सिर्फ ईस्टर है, जो आपको हाइड्रोलिसिस करने पर 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन-1-ओइक एसिड और 4 कार्बन का अल्कोहल ब्यूटेन-1-ओल दे रहा है। ब्यूटेन-1-ओल डिहाइड्रेट करने पर ब्यूट-1-ईन भी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम रिएक्शन देखना चाहें तो इसकी डायरेक्ट हम रिएक्शन भी देख लेते हैं भाई। रिएक्शन देख लो आप डायरेक्ट। तो हमारे पास ईस्टर होगा, सो दैट इज ईस्टर, स्ट्रेट चेन है क्योंकि सभी कंपाउंड की, तो ये ईस्टर जो होगा वो 8 कार्बन का होगा, और 8 कार्बन का ईस्टर इज नथिंग बट ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। 8 कार्बन का ईस्टर इज नथिंग बट ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। तो ये ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट होगा जो कि 8 कार्बन का होगा। ठीक है, 8 कार्बन का ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट होगा। अब यहां पर अपन लिख लेते हैं, तो वी हैव CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O, फिर CH2 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 और CH3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4, ये ब्यूटाइल, और ये पार्ट वाला पार्ट ब्यूटाइल, और ये ब्यूटेनोएट। तो ये आपका हो गया ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। इसको अपन क्या कर रहे हैं? इसको अपन दे रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। सो दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज डाइल्यूट H2SO4, और इसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहां से आपका बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर मिल जाएगा H और यहां मिल जाएगा OH, तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा। तो ये बन जाएगा आपका एक अल्कोहल और ये बन जाएगा एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 CH2 CH2 COOH COOH। तो यहां पर आपके पास बन जाएगा कौन? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। So this is called as butanoic acid. This is called as butanoic acid. तो ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया, प्लस ये बन जाएगा आपका, देखेंगे CH3 CH2 CH2 और यहां पर आपके पास एक और CH2 के साथ OH, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेन-1-ओल। तो ये हो जाएगा आपका कौन? ब्यूटेन-1-ओल। तो ये आपका ब्यूटेन-1-ओल बन गया। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज एन अल्कोहल, ब्यूटेन-1-ओल। ये आपका हो गया कंपाउंड ए, दिस इज योर कंपाउंड ए, दिस इज योर कंपाउंड बी, दिस इज योर कंपाउंड सी, दिस इज योर कंपाउंड सी। कंपाउंड सी के बारे में उन्होंने एक और कहा था, रिएक्शन क्योंकि पूरी करनी है। कंपाउंड सी के बारे में उन्होंने ये कहा था कि इसको आप अगर डिहाइड्रेट करो, तो डिहाइड्रेट अगर आप करोगे किससे? क्रोमिक एसिड के साथ, सॉरी, अगर इसको ऑक्सीडाइज करो, इट वाज ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन करने पर ये अल्कोहल जो होगा ये वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो यहां पर ये अल्कोहल जो है ये फर्दर ऑक्सीडेशन करने पर, तो रिएक्शन में कुछ नहीं, हमें यहां पर ऑक्सीडेशन लिखना है और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब ये जो COH ग्रुप है ये बन जाएगा इस OH से, तो CH2OH से ये COH ग्रुप बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन से बन जाएगा। और इसी में साथ में लिखा हुआ है कहां कि डिहाइड्रेट करने पर ब्यूट-1-ईन भी बनेगा, तो डिहाइड्रेट भी कर लेते हैं, डिहाइड्रेट भी कर लेते हैं। तो यहां होगा डिहाइड्रेशन, तो यहां होगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेट करने पर ये अनसैचुरेटेड पार्ट भी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, ये रहा CH2 और ये रहा CHH। तो यहां से वाटर निकलेगा, मतलब ये वाटर निकलेगा डिहाइड्रेट करने पर।
तो ये वाटर निकल गया H और OH, मतलब -H2O, ये वाटर निकल गया। और जैसे ही H2O, H और OH वाटर निकला, वैसे ही क्या होगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ना इन दोनों के बीच में, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा देखेंगे, तो यहां बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूट-1-ईन। तो ये आपका बन जाएगा कौन, ब्यूट-1-ईन। तो ये आपका ब्यूट-1-ईन हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास जो ब्यूटेन 1 होल था, ये बन जाएगा आपके पास ब्यूट-1-ईन। तो यही चीज उन्होंने बोली थी कि ये फाइनली ब्यूट-1-ईन बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका बी था, ये सी था, और ये आपका ए हो गया। तो ए इज नथिंग बट योर ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, ये आपका ए कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया। इसी कंपाउंड का उन्होंने जिक्र किया था, इसी कंपाउंड की उन्होंने बात की थी, दिस इज योर ए कंपाउंड। कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आगे और चर्चा करते हैं। फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और इस पार्ट का भी भाई स्क्रीनशॉट ले लें, इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो ले लिया भैया इसका स्क्रीनशॉट। तो यहां पर हमने नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए, काफी डिटेल में करें, इसलिए भाई सब स्लोली चल रहे हैं अपन, काफी डिटेल में आपको आंसर बता रहा हूं मैं आपको। मतलब अगर जितने लोगों ने थ्योरी भी नहीं पढ़ी होगी, जैसे एल्डोल की थ्योरी अगर नहीं पढ़ी, या इन क्वेश्चंस की थ्योरी नहीं पढ़ी, तो आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हो कि क्या थ्योरी होगी इसकी, ठीक है। और इतनी डिटेल ही हमें समझना है, यही खास बात है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म की। 11th के बाद 12th का क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग अगले पार्ट में लेकर जाएंगे, दैट इज 4th पार्ट। तो पार्ट 4 आपको मिलेगा, जो कि अगले 12th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और प्रोबेबली उसमें भी हम 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक का आप कोई सी भी क्लास में हो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, कोई सा भी चैप्टर, कोई सी भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो अब आपको कहीं नहीं भटकना, क्योंकि अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल पर तो सारी चीजें अवेलेबल है, साथ में अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी, जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है। आपको बस वेबसाइट पर जाना है, क्लास सेलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा। वहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी वीडियोस तो मिलेंगे, कंसेप्ट वीडियोस, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 शॉट रिवीजन, उसके अलावा आपके सैंपल पेपर्स, जो मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर्स है वो भी, और जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स हैं वो भी। ये पूरी सीरीज आपको मिलती है एक सिस्टमैटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। तो बस आपको उनको जाकर एक्सेस करना, और सबसे अच्छी बात, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई कूपन कोड नहीं लेना, कोई आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, 100% यहाँ पर पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री है। चाहे आप मोबाइल से देखो, लैपटॉप से देखो, या टैबलेट से देखो, या डेस्कटॉप से देखो। और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपीएससी, अगर इनकी भी तैयारी आप कर रहे हो, तो ये तैयारी भी आप कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से ही। और अभी मैग्नेट ब्रेन्स का नया बुक भी आया है, जो कि सैंपल पेपर का बुक सॉल्विंग है, बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, आप उनको भी खरीद सकते हैं, उनको भी बाय कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर जाना है, डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप चाहो तो लिंक में आपको, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको एक लिंक दिया हुआ है, सीधा बुक्स और ई बुक्स को एक्सप्लोर करने का, उस पर क्लिक करें और सीधा आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो जितना हो सके भाई साहब ये शेयर करें लोगों तक, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल के, कोचिंग के, कॉलोनी के, सोसाइटी के, जितने व्हाट्सएप ग्रुप, जितने टेलीग्राम चैनल्स हैं, सब पर जाकर इस चैनल का लिंक भी शेयर करें, इस वीडियो का लिंक भी शेयर करें, और वेबसाइट magnetbrains.com को भी शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।